Hello everyone, this is Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो आज है हमारा डे 3 मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज का, जहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं बेस्ट क्वेश्चन ऑफ ईच मॉडल टेस्ट पेपर। एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 3, जो कि इंस्पायर्ड है सितंबर 24 के पेपर से। यानी सितंबर 24 के अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसी को बनाया गया है मॉडल टेस्ट पेपर 3। आज के वीडियो में हम कोई भी केस सिनारियो नहीं डिस्कस करने वाले, बिकॉज केस सिनारियोज इजी थे, डुएबल थे। एंड दिस इज वन ट्रेंड दैट आई हैव नोटिस्ड इन द न्यू सिलेबस ऑल्सो, कि जो केस सिनारियोज आ रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी है एंड बच्चे आराम से एमसीक्यूज में स्कोर कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। तो एमसीक्यूज में आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे हाँ, थोड़ा इंस्टीट्यूट ने लेवल अप किया है, केस स्टडीज ज़्यादा बन रही है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुल मिला के 6 क्वेश्चंस, एंड दी 6 क्वेश्चंस वर द बेस्ट क्वेश्चंस दैट आई लाइक्ड इन दिस पेपर। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, PD and Company Chartered Accountants were appointed as the statutory auditors of MR Limited for the financial year 23-24. MR Limited included the following clause in the appointment letter to the auditors. The auditors shall be responsible for detecting the frauds that may happen in the company during the financial year 23-24. The auditor objected to the inclusion of such a clause in the appointment letter, discussed in the light of scope of audit. तो यहाँ पे बोल रहा है MR लिमिटेड करके एक कंपनी है, एंड PD एंड कंपनी को उसका ऑडिटर अपॉइंट किया गया है। जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें लिखा है MR लिमिटेड ने, The auditor shall be responsible for detecting the frauds that may happen in the company during the financial year 23-24. बट जो ऑडिटर है PD एंड कंपनी, उसको लगता है ये सब बातें नहीं होनी चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर में। तो आपको बताना है कौन सही है, MR लिमिटेड या PD एंड कंपनी, विथ रिस्पेक्ट टू स्कोप ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि स्कोप ऑफ ऑडिट में आता क्या है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, उसकी रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी चेक करना ऑडिटर की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, एवरी एस्पेक्ट दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सब भी ऑडिटर की चेक करने की जिम्मेदारी है। एंड लास्टली, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद होता है, उसको भी चेक करने की जिम्मेदारी ऑडिटर की है। ये बात हो गई इंक्लूजन्स की। अगर बात करें एक्सक्लूजन्स की, तो एनी एरिया वेयर द ऑडिटर डज नॉट होल्ड कॉम्पिटेंस, तो वहाँ पे ऑडिटर को काम करने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो ऑडिट के स्कोप में नहीं आता है। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट इज़ अगर कोई डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है, यानी उसमें कोई गलत सिग्नेचर है, तो भैया ऑडिटर का काम है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, देखना डिटेल सही है कि नहीं, वो कहीं से भी सिग्नेचर वेरीफाई नहीं कर सकता। तो एनी एरिया इन विच ऑडिटर इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ does not fall in the scope of audit or falls outside the scope of audit. दूसरा इन्वेस्टिगेशन जो है ना, इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी ऑडिट के स्कोप में नहीं आता। हमने पढ़ा भी है हाउ इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। यहाँ पे MR लिमिटेड कह रहे हैं कि ऑडिटर की जिम्मेदारी होगी हर फ्रॉड को डिटेक्ट करना, जो कि 23-24 में होगा। तो मैं बता दूं, ये जो MR लिमिटेड का कहना है ये गलत है। ये जो MR लिमिटेड का कहना है ये गलत है। PD लिमिटेड सही है। ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस देता है। हाँ, ऑडिटर कहता है कि मैं पूरा ट्राई करूंगा जितने फ्रॉड्स होंगे उसको ढूंढने का, पर मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। अगर आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस या गारंटी चाहिए, तो आप फिर इन्वेस्टिगेशन कराओ जिसका पर्टिकुलर पर्पस ही होगा आपके फ्रॉड्स ढूंढना, तब आपके लिए ऑडिट सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको आंसर में कहना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर गारंटी देगा कि जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसको फाइंड करने की जिम्मेदारी उसकी है। अगर कंपनी को ऐसा कोई चाहिए जो सिर्फ फ्रॉड ढूंढे, जो सिर्फ फ्रॉड डिटेक्ट करे, तो उसको किसी इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करना चाहिए एंड उसको इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए रादर देन ऑडिट। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका
ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। फिर आपको बताना पड़ेगा कि देखिए ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, ये जो आप कह रहे हैं ये इन्वेस्टिगेटर का काम होता है, ऑडिटर का नहीं। एंड लास्टली आपको बताना पड़ेगा दस इंक्लूजन ऑफ सच अ क्लॉज इन द एंगेजमेंट लेटर इज अनकॉल्ड फॉर एंड आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट। यहाँ पे उन्होंने स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या नहीं आता है ये नहीं बताया है, बट अगर आप चाहे तो ब्रीफ में मेंशन कर सकते हैं इंक्लूजन्स ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट एंड एक्सक्लूजन्स, ताकि आपके आंसर को इंटरप्रेट करने में आसानी हो। नेक्स्ट, CAB was the auditor of Star Limited. He wanted to ensure that the company had correctly reconciled its books, bank accounts, and also wanted to understand whether and how far the internal control system was operating in the company. What kind of test of control was CAB performing? What are the other procedures that can be अप्लाइड वाइल अंडरटेकिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं स्टार लिमिटेड करके कंपनी है, स्टार लिमिटेड करके कंपनी है जिसका ऑडिट CAB कर रहे हैं। CAB ये देखना चाहते थे कि जितने भी बैंक अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाए गए हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, एंड इसीलिए उन्होंने क्या किया, बैंक अकाउंट्स का रिकंसिलिएशन परफॉर्म किया, मे बी विद द बैंक स्टेटमेंट और बैंक कंफर्मेशन। फर्दर CAB ये भी देखना चाहता है कि जितने इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में उन्होंने सुना है वो सब सही से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये जो CAB ने बैंक अकाउंट्स का रिकंसिलिएशन परफॉर्म किया ये कौन सा टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, एंड व्हाट आर द अदर प्रोसीजर्स दैट कैन बी अप्लाइड व्हाइल अंडरटेकिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो अगर आपको पता हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का बेसिक मतलब यही होता है कि आप डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स चेक करते हो, आप डिज़ाइन एंड ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल्स चेक करते हो कि जितने कंट्रोल्स बताए गए हैं वो सारे इफेक्टिवली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले आता है इंक्वायरी, फिर आता है इंस्पेक्शन, फिर आता है रीपरफॉर्मेंस, एंड लास्ट आता है आपका टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड मेथड्स, यानी बेसिकली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में जितनी चीज़ें हो रही है उसको टेस्ट करना। अब CAB जो यहाँ पे रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर रहे थे इसको आप क्या बोलते हैं, इसको मैम हम बोलते हैं रीपरफॉर्मेंस, यानी जो प्रोसीजर ओरिजिनली परफॉर्म हो रखा है उसको दोबारा उन्होंने रीपरफॉर्म करके चेक किया कि जो बैंक अकाउंट्स है वो सही डिस्प्ले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो CAB ने यहाँ क्या परफॉर्म किया, रीपरफॉर्मेंस परफॉर्म किया। रीपरफॉर्मेंस के अलावा क्या क्या और मेथड्स है जो CAB लगा सकते थे, तो वो इंक्वायरी कर सकते थे, इंस्पेक्शन कर सकते थे, एंड टेस्टिंग द कंट्रोल ओवर स्पेसिफाइड कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन, यानी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की भी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते थे। क्वेश्चन आसान था पर यहाँ पे क्वेश्चन में गलती ये होती कि बहुत सारे बच्चे ये लाइन इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि CAB क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर पाते कि यहाँ पे बैंक अकाउंट्स रिकंसिलिएशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे मुझे लगा ये क्वेश्चन में ये गलतियां होने की चांसेस हैं जहाँ पे बच्चे ये इग्नोर कर दे कि अच्छा रिकंसिलिएशन की यहाँ बात हो रही है, एंड इग्नोरिंग दिस वो आगे सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में लिखा है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक अकाउंट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Schedule 3 of the Companies Act 2013 prescribes disclosure of certain ratios as a part of additional regulatory information. Mention any 3 ratios that should be disclosed along with the rules relating to disclosure of these ratios. तो यहाँ पे आपको बोल रहा है शेड्यूल 3 जो है कंपनीज एक्ट का जो पार्ट है वो कहता है कि कुछ रेशियोज है जो एक कंपनी को डिस्क्लोज करने चाहिए। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई भी 3 रेशियोज बताइए जो एक कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है एज पर एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बच्चों के मन में आएगा मैम ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस नहीं लग रहा है, इसके बारे में हमें कहाँ बताया गया है? तो इसके बारे में मैं बता दूं, आपको बताया गया है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ FS के चैप्टर में। आफ्टर ऑल द आइटम्स आर कंप्लीटेड एक और पोर्शन है उस चैप्टर में, दैट इज एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन का, जहाँ पे बताया गया है कि एज पर शेड्यूल 3 क्या क्या चीज़ें और है जो कंपनी को डिस्क्लोज करनी पड़ती है, एंड उसी में बताया गया है कुछ रेशियोज के बारे में जो कंपनी को डिस्क्लोज करना चाहिए। फर्दर उसमें ये भी बताया गया है कि अगर किसी भी रेशियो में 25% से ज़्यादा चेंज है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, किसी भी रेशियो में 25% से ज़्यादा चेंज है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो उसका रीज़न भी कंपनी को देना
पड़ेगा। तो आई नो बहुत सारे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा न्यू इन्फॉर्मेशन होगा कि मैम ऐसा कुछ भी है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी है। और ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस के अगर आप एंड में जाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ें बताई गई है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है ना, आपसे सिर्फ 3 रेशियोज पूछे हैं, तो मैं आपको कुछ आसान रेशियोज के नाम बता देती हूँ कि कल को आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख पाए। करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मुझे लगता है ये बहुत कॉमन रेशियोज है जो शायद आपको ऐसे ही पता हो, तो ये सब कुछ मैं रिकमेंड करूंगी, याद कर लीजिए प्लीज। करंट रेशियो, डेट इक्विटी, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसके अलावा और कौन कौन से रेशियो होते हैं, तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसमें से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, बट जहाँ पे मैंने यहाँ टिक मारा है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वो ईजी टू रिमेंबर है, तो कल को आपके एग्जाम में आते हैं तो आप आराम से लिख पाएंगे। फर्दर मैंने कहा था अगर कहीं पे भी 25% से ज़्यादा चेंज है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर तो उसका एक्सप्लेनेशन भी कंपनी को देना पड़ेगा। सो बिल्कुल क्वेश्चन इन द सिलेबस था, बट उस टाइम भी जिन बच्चों ने पेपर दिया उनको भी ऐसा लगा रही है तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसा लगा आपको पहले ही बता देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये मिसकंसेप्शन ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। CA Amit is the auditor of LMN Limited. While conducting the audit, he wanted to analyze the different components of internal control of the company, identify and explain which component of internal control he is trying to understand in the following 2 cases. Whether controls in LMN Limited are operating as intended and they are modified as appropriate for change in conditions, whether there exists proper segregation of duties in the company and the person responsible for recording a transaction is different from person authorizing it. तो यहाँ पे आपको 2 केसेस दिए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि सीए अमित कौन सा कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हैं। सीए अमित कौन सा कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हैं। तो पहले ये बात करते हैं कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल के, कितने कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल के। तो कुल मिला के 5 कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल के, जिसमें सबसे पहले आता है आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट, फिर आते हैं आपके कंट्रोल एक्टिविटीज, फिर आता है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, फिर आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसिंग एंड लास्ट आता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ये 5 होते हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब यहाँ पे 2 केसेस में आपको बताना है कौन से कंपोनेंट चेक किए जा रहे हैं, यानी कौन सा कंपोनेंट है जो सीए अमित चेक कर रहा है। अगर सबसे पहले की बात की जाए, वेदर कंट्रोल्स इन LMN लिमिटेड आर ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड एंड दे आर मॉडिफाइड एज अप्रोप्रिएट फॉर चेंज इन कंडीशंस, तो यहाँ पे अमित जी चेक कर रहे हैं मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। यहाँ पे सीए अमित चेक कर रहे हैं मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स में बताया गया है कि भैया एक बार बस कंट्रोल लगा के भूल जाओगे एंड देखोगे ही नहीं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या उनमें चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है, तो कभी भी कंट्रोल्स अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करेंगे। तो तुम्हें टाइम टू टाइम एज पर चेंजिंग कंडीशंस उन्हें रिवाइज करना होगा, तभी तुम्हारे कंट्रोल सही से चलेंगे। एंड यहाँ पे सीए अमित यही देख रहे हैं कि जो कंट्रोल्स लगाए हैं वो प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे हैं एंड जहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है वहाँ पे की गई है या नहीं की गई है। तो यहाँ पे सीए अमित क्या चेक कर रहे हैं, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स प्रॉपर है या नहीं है। अगर मैं कंट्रोल्स को टाइम टू टाइम मॉनिटर नहीं करूंगी, जैसा बनाया गया है वैसे ही रखूंगी, तो आई विल नेवर अचीव माय डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि भैया वो कंट्रोल तो अब चेंज हो जाने चाहिए। जब सिचुएशन चेंज हो गया है तो कंट्रोल पहले वाला कैसे चलेगा, तुम्हें कंट्रोल भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सीए अमित चेक कर रहे हैं दैट इज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। Next, whether there exists proper segregation of duties in the company and person responsible for recording a transaction is different from the person authorizing it. तो यहाँ पे सीए अमित जो चीज़ चेक कर रहे हैं that is control activity.
यहाँ पे सीए अमित जो चीज चेक कर रहे हैं दैट इज कंट्रोल एक्टिविटी। तो कंट्रोल एक्टिविटीज बेसिकली इंश्योर दैट मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरिड आउट। कंट्रोल एक्टिविटीज बेसिकली इंश्योर दैट मैनेजमेंट के जो भी डायरेक्टिव्स है दे आर बीइंग कैरिड आउट। एंड उसके 4 चीजों में से एक है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, यानी अगर एक ही बंदे को सारा काम दोगे ना तो उसके लिए कंट्रोल एस्केप करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए इट शुड बी इंश्योर्ड कि पर्सन मेकिंग एंड पर्सन चेकिंग शुड बी डिफरेंट, ताकि अगर कोई भी गलती हो तो वो आपके सामने आए। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किसका पार्ट है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पार्ट है कंट्रोल एक्टिविटीज का। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। यूजुअली क्या होता है कि बच्चे ऊपर ऊपर से कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़ के चले जाते हैं, नहीं समझते हैं, एंड अगर आपने नहीं समझा होगा तो आप ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर रीडिंग कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ट्राई करिएगा कि आप कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहे, उसमें कंसेप्ट सारे पढ़े, ताकि कल को आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर सकते हैं। एनी विच वे कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल जितने भी है दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो आपको कंसेप्चुअली भी अच्छे से पता होना चाहिए एंड आपको सारे पॉइंट्स याद भी होने चाहिए। नेक्स्ट, EFG Limited has appointed Mrs. M&N Company Chartered Accountants as the statutory auditors for the year 24-25. CAN, the engagement partner, has completed his risk assessment procedure. However, he is concerned about management of human resources to be employed to conduct the audit. For this purpose, he wants to establish an overall audit strategy for setting the scope, timing, and direction of audit. Describe how the process of establishing the overall audit strategy will assist him in managing deployment of his human resources for various audit areas. तो यहाँ पे बोल रहा है EFG लिमिटेड करके एक कंपनी है एंड उन्होंने मिसेस M&N कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया है। जो मिसेस M&N कंपनी के एंगेजमेंट पार्टनर है CAN, मिसेस M&N कंपनी की तरफ से जो एंगेजमेंट पार्टनर है CAN, उन्होंने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ हु इज कंसर्न कि कैसे वो ह्यूमन रिसोर्सेज को हर एरिया में डिप्लॉय करेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा ऑडिट स्ट्रैटेजी बना देते हैं एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी से उनको पता चल जाएगा कौन से ह्यूमन रिसोर्स को कहाँ डिप्लॉय करना है। तो मैम इसमें आंसर में क्या देना है? तो इसने तो आपसे सिंपली पूछ लिया, बताइए हाउ विल ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प हिम इन डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ब्लैंक हो जाएंगे और उनको लगेगा यार ऑडिट स्ट्रैटेजी में तो कोई ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ाया ही नहीं था, ये क्या पूछ लिया है इन्होंने। तो यहाँ पे आपको थोड़े डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने से सबसे बड़ी हेल्प क्या होती है मैम? सबसे बड़ी हेल्प ये होती है कि हम ऑडिट प्लान बड़े आराम से बना पाते हैं। ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि हम ऑडिट प्लान बड़े आराम से बना सकते हैं। एंड मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो ऑडिट प्लान में आप क्या करते हो, आप सेट करते हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कौन सा बंदा किस टाइम पे कितने दिन के लिए कौन सा आइटम चेक कर रहा होगा। तो ऑडिट प्लानिंग में बेसिकली आप डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बताते हो, सेट करते हो एंड दैट इज हाउ ऑडिट स्ट्रैटेजी इज हेल्पिंग। ऑडिट स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो ऑडिट प्लान बनाने में हेल्प करता है एंड क्योंकि ऑडिट प्लान बनाने में हेल्प करता है सो दैट इज हाउ ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प्स द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑडिट स्ट्रैटेजी के एडवांटेज एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी का एडवांटेज क्या होता है? इट हेल्प्स द ऑडिटर टू नो द रिसोर्सेज टू बी deployed, the amount of resources to be deployed, when these resources are to be deployed and ये जो resources ये कैसे manage, direct और supervise होंगे। तो मैंने बहुत बच्चों को देखा है ऑडिट स्ट्रैटेजी का जो एडवांटेज है वो एकदम सिंपली रट्टा मार लेने का, बट रट्टा मारने का कुछ है ही नहीं, लॉजिक है यहाँ पे। ऑडिट स्ट्रैटेजी से क्या बनेगा? ऑडिट प्लान, और ऑडिट प्लान में क्या होगा? ये सब चीज़ें सेट होंगी। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो ऑडिट प्लान बनाने में हेल्प करता है एंड दिस इज हाउ ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प्स द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि ऑडिट स्ट्रैटेजी ये बता देता है कि ऑडिट प्लान कैसे बनना चाहिए एंड ऑडिट प्लान में आखिर आप क्या करते हो, यही सब चीज़ें तो करते हो।
तो ये क्वेश्चन का भी आंसर बहुत बच्चों ने गलत लिखा था, बट एज यू सी आंसर इज सो इजी। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे ना ऑडिट में, तो आप आराम से आंसर कर पाओगे। बस डॉट्स कनेक्ट करना है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी से मैम क्या बनता है, ऑडिट प्लान बनता है। एंड ऑडिट प्लान में तो हम रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट के बारे में सीख ही जाते हैं ना। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी का एडवांटेजेस क्या है, प्रॉपरली प्लान बनाना, प्लान में कैसे रिसोर्सेज डिप्लॉय होंगे, कब रिसोर्सेज डिप्लॉय होंगे, कितने रिसोर्सेज डिप्लॉय होंगे, कैसे रिसोर्सेज मैनेज सुपरवाइज डायरेक्ट होंगे, वो सब हम सेट करते हैं। सो दैट इज हाउ ऑडिट स्ट्रैटेजी इज हेल्पिंग द ऑडिटर टू नो अबाउट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन है, मेसर्स पीपी एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हैज बीन ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ काली लिमिटेड फॉर द पास्ट 3 years. The company has recently made some major changes in its business policies. While planning to start the audit for 4th year, that is financial year 24-25, the audit manager of the firm, as per the routine practice, handed over the previous year's audit program as it is to the audit team with instructions to adhere unfailingly to the said audit program. Evaluate the decision of the audit manager with reference to the use of audit program. तो यहाँ पे बोल रहा है काली लिमिटेड करके कंपनी है। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कोई भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। अभी मेसर्स पीपी एंड कंपनी जो है वो अपॉइंट हुए काली लिमिटेड के ऑडिटर, एंड उनका 3 साल बीत चुका है इस कंपनी के साथ, यानी 3 साल का ऑडिट उन्होंने कर रखा है। अभी 3 साल तक सब कुछ सही चल रहा था, बट अचानक से काली लिमिटेड ने आफ्टर 3 years कुछ मेजर चेंजेस किए हैं अपने बिजनेस पॉलिसी में। बट इग्नोरिंग दिस फैक्ट, मेसर्स पीपी एंड कंपनी के जो एंगेजमेंट पार्टनर थे उन्होंने क्या किया, जो पुराना ऑडिट प्रोग्राम था वही ऑडिट टीम को थमा दिया और कह दिया इसको फॉलो कर लो। अब आपको बताना है ये जो एंगेजमेंट पार्टनर ने किया विद द प्रीवियस ऑडिट प्रोग्राम, या जो ऑडिट प्रोग्राम एज पर प्रीवियस बिजनेस पॉलिसीज बना हुआ था वही अपनी ऑडिट टीम को दे दिया और कह दिया फॉलो कर लो। आपको बताना है क्या ये सही है या नहीं है। तो मैं सिंपली बता देती हूँ मैम ये बहुत बहुत गलत है। सिंपल सा आंसर है, ये गलत है, क्योंकि मैम जो ऑडिट प्रोग्राम है वो प्रीवियस बिजनेस पॉलिसीज के हिसाब से बना था। अब बिजनेस पॉलिसीज चेंज हो गई है तो ऑडिट प्रोग्राम भी रिवाइज हो जाना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम का पर्पस क्या है, ऑडिट प्रोग्राम का पर्पस है टू इंश्योर कि जो ऑडिट है वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंडक्ट हो पाए, जो ऑडिट है जैसा बिजनेस है उसके हिसाब से कंडक्ट हो पाए। एंड जब आप मेजर चेंजेस इन बिजनेस को अकाउंट फॉर नहीं करते और अपने पुराने ऑडिट प्रोग्राम के साथ ही आगे बढ़ जाते हो, तो जो ऑडिट प्रोग्राम का पर्पस है, जो ऑडिट प्रोग्राम का एसेंस है, वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो मेसर्स पीपीएन कंपनी के पार्टनर है, जो चीज़ उसने मिस की है या जो चीज़ उन्होंने मिस की है वो ये है कि उन्होंने पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम नहीं किया। एंड रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम ना करने के चक्कर में उन्होंने जो ओल्ड रिडंडेंट ऑडिट प्रोग्राम है वही थमा दिया है एंड अपने ऑडिट टीम को कह दिया है कि वो फॉलो कर दो। तो यहाँ पे वो गलत है। अगर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम नहीं होगा तो जो चेंजेस होने चाहिए, जो प्रोसीजर्स एलिमिनेट होने चाहिए, जो प्रोसीजर्स ऐड होने चाहिए, वो सब कभी नहीं होगा। एंड येट अगेन जैसा मैंने कहा, ऑडिट प्रोग्राम का जो पर्पस है टू इंश्योर ऑडिट इज कंडक्टेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, वो कभी भी अचीव नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, जो भी चेंजेस है वो कर देनी चाहिए। अगर ऑडिटर वो चेंजेस नहीं करता है तो ऑडिट सही से नहीं होगा एंड इट कुड बी दैट ऑडिटर में फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस अंडर ऑडिट रिस्क। फर्दर आपको बताना पड़ेगा ऑडिट प्रोग्राम नॉट ओनली लिस्ट द टास्क टू बी कैरिड बट ऑल्सो अ फ्यू रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस लाइक द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, सैम्पलिंग प्लान, एक्सेट्रा. So as long as the audit program is not officially changed by the principal, every assistant deputed on the job should unfailingly carry out the detailed program. मतलब अचानक से जो टीम है वो चेंज नहीं कर सकती, उसको एंगेजमेंट पार्टनर को सारे चेंजेस कम्युनिकेट करने होंगे। एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट प्रोग्राम रिवाइज करेगा तभी टीम चेंजेस कर सकती है। सो ऐसा भी नहीं है कि टीम का मन किया, टीम ने सोचा अरे ये सही नहीं है तो उन्होंने चेंज करके प्रोसीजर्स परफॉर्म कर दिए, ये उनके राइट में नहीं होता है, इसका राइट उनके पास नहीं होता है। In the given situation, Messrs. PP and Company, a firm of chartered accountants, has been auditing Kali Limited for the past 3 years. Thus, the contention of audit manager to adhere with the instructions of following the same audit program as per routine practice is not
करेक्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो ऑडिट प्रोग्राम का पर्पस होता है वो ये होता है टू इंश्योर दैट ऑडिट इज कंडक्टेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड अगर अगर इसका रिव्यू नहीं हो, अगर ये अप टू डेट नहीं हो, अगर ये एज पर बिजनेस नहीं हो, तो ये जो पर्पस है, ये एसेंस है, ये कभी भी ऑडिट प्रोग्राम अचीव नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द आंसर, येट अगेन अ नाइस आंसर, क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। पीरियोडिक रिव्यू वाला इन्वॉल्व हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इन्वॉल्व हो जाएगा, प्लस ऑडिट प्रोग्राम आप खुद से चेंज नहीं कर सकते, आपको एंगेजमेंट पार्टनर को कम्युनिकेट करना होगा, ये वाला चीज़ भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिला के आपको ये आंसर करने हैं। एंड अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट मिस करेंगे तो ऑब्वियसली 1 से 1.5 नंबर आपके यहाँ पे कट जाएंगे। तो ट्राई कि जब आप ऑडिट प्रोग्राम जैसा टॉपिक भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप सब कुछ ध्यान से पढ़े, ताकि कल को इस पे क्वेश्चन आता है तो आप आराम से आंसर कर पाए, ऑल द रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स आप उसमें इंक्लूड कर पाए। So that is it for the third episode of the model test paper series. I hope you are liking this series, and for more such content keep following Naveen classes. Thank you.